नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम्स में। जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है लैंग्वेज की संस्कृत का, जिसके हम प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आप सभी का स्वागत है। आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ चुका है। निम्न में से गुण संज्ञक वर्ण हैं। आपको गुण संज्ञक वर्णों की पहचान करनी है। आ ई पहला विकल्प है, आ ए आई दूसरा, आ ए ओ तीसरा विकल्प और चौथा विकल्प दिया गया है आ ए और ओ। आपको इनमें से पहचानना है कि गुण संज्ञक वर्ण कौन से हैं। आपको मैं बता दूं कि एक सूत्र होता है अदेंग गुणा, आपने सुना होगा, जिसको हम अगर विश्लेष करके उसको लिखते हैं तो बनता है अत एक मिनट अत और एंग, अत एंग गुणा, इसको बनाया जाता है अदेंग गुणा। अत में ता नहीं रहेगा, आ हो जाएगा, और एंग प्रत्याहार में कौन से वर्ण आएंगे? ए ओ वर्ण आएंगे। ए ओंग होता है प्रत्याहार में, तो ए और ओ वर्ण आ जाएंगे। तो आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ए और ओ वर्ण आ जाएंगे। तो गुण संज्ञक वर्ण कौन 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 से हो गए? आ ए ओ। आप ऑप्शंस में चेक कर लीजिए। तो चौथा आंसर एकदम बिल्कुल सही है, आ ए ओ मिलकर गुण वर्ण होते हैं और इन्हीं को गुण संज्ञक वर्ण कहा जाता है। आप जाने रहिए, ऐसे ही वृद्धि संधि में है, मतलब वृद्धि संज्ञक वर्ण बोले जाते हैं। उसका क्या सूत्र होता है? वृद्धिरादेच, मतलब वृद्धि आत एच, आत और एच। तो इसमें कौन सा आएगा? दीर्घ आ और ए औच, मतलब ए औ। ये तीन कौन से हो गए? वृद्धि संज्ञक वर्ण हो गए। तो आपसे अगर पूछता है गुण संज्ञक वर्ण कौन से हैं, तो आपको बताना कौन सा है? अदेंग गुणा। अदेंग गुणा गुण संज्ञक सूत्र है। तो अदेंग गुणा से गुण संज्ञा और वृद्धिरादैच से वृद्धि संज्ञा। तो हम आशा करते हैं आपको क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हम अगले विकल्प पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समीचीनाम तालिकाम चिनुत, उचित तालिका को आपको मिलाना है। दिया गया है स्पर्शः, स्वरः, जिह्वामूल्यम, ऊष्मः। दूसरी तरफ दिया गया है शल, कवर्णः, अच, जिह्वामूलम। आपको मिलान करना है। मैंने आपको बताया है स्पर्शः कादयो मावसाना स्पर्शा, अर्थात का से लेकर माँ तक के 25 वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे आ का मिलान हो जाएगा किससे? का से, क्योंकि का वर्ण क्या है? स्पर्श है। स्वर, स्वर के लिए कौन सा प्रत्याहार है? स्वर के लिए अच प्रत्याहार है। अच में स्वर आ जाते हैं और हल में व्यंजन आ जाते हैं, और अल प्रत्याहार में स्वर और व्यंजन सभी आ जाते हैं। जिह्वा मूलम, जिह्वा मूल्यम, अर्थात जिह्वा मूल्यम का चौथा विकल्प हो जाएगा। और ऊष्मा क्या है? शलस, सल प्रत्याहार में सभी ऊष्म वर्ण आ जाते हैं, शा, श, सा और हा। तो इस तरह हमने आपको देखा, मिलान कर लिया है। आ का दूसरा हो जाएगा 2, 3, 4 और 1। 2, 3, 4 और 1, ऑप्शन नंबर 1 पहला ही इसका सही आंसर है। आप देख पा रहे होंगे और ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ चलते हैं। नियतो उपस्थित कहा, नियत रूप से जो उपस्थित होता है उसकी कौन सी संज्ञा होती है, उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शंस आर परिणामः, प्रातिपदिकः, प्रत्ययः, वचनः। जो नियत रूप से उपस्थित होता है उसको हम क्या कहते हैं? आप लोग जानते होंगे, उसको हम क्या कहते हैं? प्रातिपदिक कहते हैं। कारक से कुछ संबंधित क्वेश्चन है। नियतोपस्थितिका का प्रातिपदिका, और प्रातिपदिक में अगर पूछे कि कौन सी विभक्ति होती है तो प्रातिपदिक में प्रथमा विभक्ति होती है। आपको ध्यान रखना होगा
कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। और नियतो उपस्थित का कहा प्रातिपदिका। तो आपसे आप क्वेश्चन आ सकता है, या तो प्रातिपदिका से पूछ सकता है कि प्रातिपदिक में कौन सी विभक्ति होती है, या फिर पूछ सकता है कि नियत रूप से जो उपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं। तो आप जाने रहिएगा। हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ चलते हैं। कारकः पदे कः प्रत्यया। कारक पद में कौन सा प्रत्यय है? लिट, अक, ड़त, ड़ुल। तो आपको पता होना चाहिए कारक पद में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय से क्वेश्चन आएगा संस्कृत में भी और हिंदी में भी क्वेश्चन आएंगे। तो आपको हिंदी में हिंदी के प्रत्यय से क्वेश्चन पूछा जाएगा और संस्कृत में संस्कृत के प्रत्यय से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप जाने रहिए कारक में कौन सा प्रत्यय होता है। कारक में अक प्रत्यय बिल्कुल नहीं है, ल्युट प्रत्यय नहीं है, ड़त प्रत्यय नहीं है, ड़मुल प्रत्यय है। कारक में ड़बुल में अक आता है और अक क्रीत और ड़बुल से रूप बनता है कारक। तो आपको आंसर पता हो गया है, आप जानते भी रहे होंगे। माहेश्वर सूत्रों में अंतिम हल वर्ण की कौन सी संज्ञा होती है? माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? बात करें तो 14 माहेश्वर सूत्र हैं। आ, इउड़, रील, रिक करके आपको याद होना चाहिए। आपको प्रत्याहार बनाने में इससे बहुत ही आसानी होती है। कोई भी सूत्र आपको तोड़ना है प्रत्याहार बना के तो आपको माहेश्वर सूत्र याद होने चाहिए। इनको शिवजालम भी कहते हैं। तो माहेश्वर सूत्र में अंतिम हल वर्ण की क्या संज्ञा होती है? जैसे कि आ, इउड़ पहला ही ले लिया जाए। तोड़ा की कौन सी संज्ञा होगी पूछ रहा है। तोड़ा की कौन सी संज्ञा होती है? हल संज्ञा होती है, संहिता संज्ञा होती है, या इत संज्ञा होती है? कौन सी संज्ञा होती है? तो ऑप्शन आपके कौन सा सही हो जाएगा? इसमें इत संज्ञा होती है। इनकी इत संज्ञा होती है हलंतयम सूत्र से, और उसके बाद में तस्य लोपा से इसका लोप हो जाता है। तो माहेश्वर सूत्रों की अंतिम वर्ण की कौन सी संज्ञा होती है? इत संज्ञा होती है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। तर्क भाषा का संबंध किस दर्शन से है? तर्क भाषा एक दर्शन का ग्रंथ है जिसको आपने पढ़ा भी होगा स्नातक में, जिस यूनिवर्सिटी में रहा होगा, मतलब सिलेबस में नहीं पढ़ा है फिर भी आप जाने रहिए। तर्क भाषा, तर्क संग्रह, इनसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो तर्क भाषा का संबंध किस दर्शन से है? तो आपको पता होना चाहिए वैशेषिक से है, न्याय से है, मीमांसा से है, या फिर चारवाक दर्शन से है। चारवाक दर्शन क्या सा दर्शन है? ये वेदों को नहीं मानता है, और जो वेदों को नहीं मानता है उनको कौन से दर्शन माना जाता है? नास्तिको वेदनंद का नास्तिक दर्शन माना जाता है। तो चारवाक कौन सा दर्शन है? नास्तिक दर्शन है। 2021 बीएचयू बीएड में क्वेश्चन आया था कि निम्न में से कौन सा भारतीय दर्शनों में नास्तिक दर्शन है? उसमें चारवाक दर्शन ऑप्शन में था, वही सही था। तो इसमें से आंसर आपको क्या बताना है? तर्क भाषा का संबंध किस दर्शन से है? तो तर्क भाषा का संबंध आपको बता देना है। तर्क भाषा का संबंध किस दर्शन से है? तर्क भाषा का संबंध न्याय से है। न्याय का ग्रंथ है तर्क भाषा। और तर्क संग्रह अगर पूछता है तो न्याय और वैशेषिक दोनों का ग्रंथ है तर्क संग्रह। हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ चलते हैं। अधोलिखिता नाम समीचीनाम तालिका चिनुत। आपको इसमें से तालिका चुनना है। एक तरफ सूत्र दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनसे होने वाले कार्य दिए गए हैं। जैसे कि पहला है अलो अंत्याद पूर्वम, दूसरा अचो अंत्यादि, तीसरा एकाल प्रत्यय और घा निषेध विकल्पो। और इधर दिया गया है विभाषा, अप्रक्तम, टी, उपधा। आपको मिलान करना है। जिसने संस्कृत अच्छी से पढ़ी होगी वो जानता होगा, नहीं जानते हैं वो भी जान लें कि अलो अंत्याद पूर्वम उपधा। अलो अंत्याद पूर्वम क्या? उपधा। ये सूत्र है। अचो अंत्यादि टी, एकाल प्रत्यय अप्रक्तम, और निषेध विकल्पो विभाषा। विभाषा से निषेध भी होता है विकल्प से, तो वही है अलो अंत्याद पूर्वम उपधा। अल का अर्थ होता है संपूर्ण स्वर व्यंजन अथवा व्यंजन के पूर्व वाला वर्ण क्या होती है? उपधा संज्ञा होती है। अच अंत्याद टी अर्थात अंतिम अच से पहले की टी संज्ञा होती है। और एकाल प्रत्यय अपरिक्तम और निषेध विकल्पों से विभाषा संज्ञा होती है। तो अब हम इसको मिलान कर लेते हैं। का कौन सा हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। का चौथा हो जाएगा। और खा का क्या हो जाएगा? टी तीसरा हो जाएगा। और एकाल प्रत्यय का दूसरा हो जाएगा। और चौथा का क्या हो जाएगा? चौथा का हो जाएगा पहला। तो 4 3 2 1, 4 3 2 1।
आपका आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। इसके लिए आपको इसको ध्यान रखना है। अलो अंत्याद पूर्वम उपधा अचो अंत्याद टी एकाल प्रत्यय अपरिक्तम और निषेध विकल्पो विभाषा। तो हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ चलें। आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आता है, कुछ भी सुझाव हो आप कमेंट बॉक्स में दें, मैं अवश्य करके उसको अपने वीडियो में शामिल करूँगा। श्रीशाह इत्यत्र का संधि, बीएचयू बीएड में पूछा गया सवाल। श्रीशाह इत्यत्र का संधि, संधि से तो सवाल आने ही आने हैं, क्वेश्चंस आने ही आने हैं, आपको संधि बिल्कुल तैयार कर लेनी है। श्रीशाह में कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि होगी, विसर्ग संधि होगा, दीर्घ संधि होगा या फिर गुण संधि होगी? आपको बताना है कि कौन सी संधि होगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, श्री ईशाह बनेगा, श्री धन ईशाह बनेगा। और श्री धन ईशाह जब समान बढ़ाते हैं तो क्या होता है? आकाश वर्णे दीर्घा से दीर्घ संधि होती है। तो आपको आंसर पता चल गया है। श्रीशाह में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। आशा करता हूँ आप लोग भी दीर्घ ही संधि मानते रहे होंगे। पो धन इत्राह, पो धन इत्राह में कौन सी संधि होगी? पवित्राह, पो इत्राह, सी नंबर पवित्रः और डी नंबर पुत्रः। आसान क्वेश्चन ये भी है, आपको बताना है पो इत्राह में कौन सी संधि होगी। तो पो इत्राह में कौन सी संधि हो जाएगी? पो इत्राह में पवित्रः बनेगा, सी नंबर पवित्रः बनेगा। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हितोपदेश ग्रंथ किसका है? हितोपदेश किसका ग्रंथ है? आपको पता होना चाहिए। पंचतंत्र किसकी ग्रंथि है? काव्यादर्श किसका है? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? नारायण पंडित का है, विष्णु शर्मा का है, दंडी का है या कात्यायन का है? आपको बताना है कि हितोपदेश किसका ग्रंथ है। आपको पता भी होगा हितोपदेश किसका ग्रंथ है। नारायण पंडित का ग्रंथ है। विष्णु शर्मा का कौन सा ग्रंथ है? पंचतंत्र है, पंचतंत्र विष्णु शर्मा की है। दंडी का कौन सा है? काव्यादर्श है, काव्यादर्श दंडी का है। तो आपको इसको पता होना चाहिए रचनाएं। और अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। काव्यालंकारस्य लेखकः का। काव्यालंकार एक अलंकार परिचायक ग्रंथ है जिसमें अलंकार की व्याख्या की गई है, अलंकारों के रूप अलंकारों के पूरे उस पर ग्रंथ लिखा गया है। अलंकारों पर ये किसके द्वारा लिखा गया है? उद्भट के द्वारा, मम्मट के द्वारा, भामा के द्वारा या फिर दंडी के द्वारा? तो आपको बताना है इसका कौन सा विकल्प सही होगा। तो इसमें काव्यालंकार किसकी ग्रंथ है? आचार्य भामा जी की ग्रंथ है काव्यालंकार। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और आपको दिखा देते हैं कुछ रचनाएं जिससे आप कर लेंगे इसको याद। और हो सकता है आपको इसी रचनाओं में से कोई एक दो रचना आपके एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछ भी लिया जाए। तो आपको याद करना है। नाट्यशास्त्र किसकी है? भरत मुनि की है। काव्यालंकार किसका है? भामा का है। काव्यादर्श किसका है? दंडी का है। ध्वन्यालोक ध्वनि संप्रदाय के जो है स्थापनाकर्ता माने जाते हैं ध्वन संप्रदाय के, ध्वन्यालोक आनंदवर्धन जी। काव्य मीमांसा किसका है? राजशेखर का है। दस रूपक किसका है? धनंजय का है। वक्रोक्ति जीवितम कुंतक है, वक्रोक्ति संप्रदाय के ये आचार्य हैं कुंतक। कवि कंठाभरण हेमेंद्र का है। काव्य प्रकाश मम्मट का है। आपको पढ़ना भी रहता है मम्मट का काव्य प्रकाश, नेट वगैरह के सिलेबस में लगे होते हैं, पीजीटी में भी रहता है। रसगंगाधर जगन्नाथ इनकी उपाधि है। रसगंगाधर अष्टाध्यायी पाणिनि की रचना है। जामवंती विजयम पाणिनि की रचना है। स्वर्गारोहण कात्यायन की रचना है। कात्यायन का उपनाम वररुचि भी है। महानंद काव्य पतंजलि का है। राजतरंगड़ी कल्हड़ का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऋतु संहारम कालिदास है। कालिदास तो पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं आपके, तो आप इनको याद कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलता है। आपको 2 क्लास हुई हैं, दोनों के पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड हैं। अगला क्वेश्चन, पठ धातु के वर्तमान काल में मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप क्या होगा? पठ धातु का वर्तमान काल में पूछ रहा है, मध्यम पुरुष में एक रूप क्या होगा? तो आपको पता होना चाहिए। पठति बनेगा, पठामी बनेगा, पठंति बनेगा या पठस बनेगा? कौन सा रूप बनेगा? आपको पता होगा कि लट लकार वर्तमान काल में होता है, लंग लकार भूतकाल में होता है और लिट लकार भविष्यत काल में अथवा भविष्य काल में होता है। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि लट लकार
में मध्यम पुरुष एक वचन का रूप पठ धातु में कैसा बनता है? आपको लट लकार में इसका रूप बताना है। लट लकार में इसका रूप बताना है तो क्या रूप होगा? पठति, पठामि, पठन्ति या पठसि होगा। तो रूप क्या बनता है? प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनेगा, एक प्रथम पुरुष में बनेगा पठति, पठता, पठन्ति। मध्यम पुरुष में क्या बनेगा? पठसि, पठत और पठत। द्वितीय में विसर्ग रहेगा और फिर पठामि, पठावः, पठामः। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष एक वचन में रूप क्या होगा? पठस्य रूप बनेगा। लट लकार का रूप पूछ रहा है तो आपको पठ धातु का लट लकार मध्यम पुरुष में पठस्य रूप बनता है। अगर पूछे द्विवचन में क्या बनेगा तो पठथा बनेगा और फिर बहुवचन में पठथ बनेगा। पठथ ये बहुवचन में रूप बनेगा और मध्यम पुरुष में द्वितीय वचन में क्या बनेगा? पठथा बनेगा। और आपको इसको ध्यान रखना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर पठस रूप बनेगा। और अगर पूछता है कि किसका संबंध किस काल से है तो लट लकार का संबंध किससे होता है? वर्तमान काल से होता है। और वर्तमान काल से होता है। लंग लकार का भूतकाल से होता है। लंग लकार का संबंध किससे होता है? भूतकाल से होता है। और लिट लकार भविष्य काल में होता है। लिट लकार किस में होता है? भविष्य काल में होता है। आपको इतनी बातें पता होनी चाहिए। हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। करुण रस प्रधानम नाटकम अस्ति। कौन सा नाटक निम्न में दिया गया है जिसमें करुण प्रधान नाटक है, करुण रस प्रधान नाटक है? आपको बताना है चारुदत्तम, उत्तर रामचरितम, अभिज्ञान शाकुंतलम, बेड़ी संहारा या फिर बेड़ी संहार। तो आपको बताना है, आपको पता होगा। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि कौन से रस नाटक में जो प्रमुख नाटक हैं उनमें से किसमें कौन सा अंगिरस है, तो आपको बताना होगा उसमें। तो इसमें क्या हो जाएगा? चूँकि करुण रस प्रधान नाटकों में करुण रस को वर्जित माना गया है, नहीं प्रयोग करते थे कभी लोग, इसीलिए करुण रस मुख्य हो जाता है। क्योंकि बहुत कम रचनाएं करुण रस में की गई हैं, जिसमें आपको अभिज्ञान शाकुंतलम देख लीजिए, श्रृंगार है इसका प्रमुख रस। बेड़ी संहार कौन सा है? बेड़ी संहार है सब वीर रस। और इसमें उत्तर रामचरितम हो जाएगा आपका सही आंसर। उत्तर रामचरितम जो है करुण रस प्रधान नाटक है, जिसको भवभूति ने रचा है। इसकी रचना किसने की है? भवभूति ने इसकी रचना की है। हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कृष्ण सखा इत्यत्र समासः। कृष्ण सखा में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है, अव्ययी भाव समास है या द्विगु समास है? कौन सा समास है आपको इसमें से बताना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सही? कृष्ण सखा, कृष्णस्य सखा बनेगा। तत्पुरुष समास है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास आपका आंसर हो जाएगा। एक मिनट, तत्पुरुष समास इसका आंसर हो जाएगा। आपको अगले प्रश्न पर लिए चलता हूँ। कालिदास कृतानाम सर्वेषां रूपकाणाम अंगिरसो अस्ति। कालिदास के द्वारा रचित जितने भी रूपक हैं उनमें से कौन सा रस है? तो आपको बताना है करुण रस, वीर रस, श्रृंगार रस या अद्भुत रस। तो कालिदास के बारे में आप जाने रहिए कि इन्होंने सभी रूपकों में श्रृंगार रस से रचना की है। और उपमा कालिदास के लिए प्रसिद्ध है। उपमा अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं, श्रृंगार रचना के लिए प्रसिद्ध हैं, प्रकृति की इन्होंने सुंदर उपमाएं दी हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटकों में सबसे सर्वश्रेष्ठ नाटक है और कहा जाता है काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्यम शकुंतला तत्रापि चतुर्थंको तत्रेश श्लोक चतुष्टयम। अर्थात इसके 4 श्लोक सर्वश्रेष्ठ श्लोक माने गए हैं। आपको जो लोग अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़े होंगे, चतुर्थ अंक में दिया गया है, बहुत ही अच्छे श्लोक हैं। हम अगले स्लाइड पे बढ़ चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि इनकी रचनाएं में रूपक कौन कौन हैं। तो विक्रमो उर्वश्यम है, मालविकाग्निमित्रम है और अभिज्ञान शाकुंतलम। इन्होंने 3 रूपकों की रचना की है। कालिदास ने 3 रूपकों की रचना की है और इनके तीनों रूपकों में श्रृंगार रस है। तो आपको
पता होना चाहिए। आप जानते हैं कि विक्रमोर्वश्यम, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, इन तीनों रूपकों में श्रृंगार रस है और तीनों में उपमा के लिए कालिदास जी प्रसिद्ध कवि हैं। अगला क्वेश्चन, भावुकः कः संधि विच्छेदः, भावुक में कौन सी संधि का विच्छेद जो है दिया गया है, इसमें कौन सा सही हो जाएगा। भवधन आउकः, भवधन उकः, भोधन उकः और भूधन अका। तो आपका कौन सा विकल्प सही हो रहा है, आप देख पा रहे होंगे कौन सा विकल्प सही होगा। पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या चौथा होगा। आपको सही विकल्प लगाना है। ऐसे क्वेश्चंस आपको मॉडल की तरह दिखाए जा रहे हैं ताकि आपको पता हो पहले से कि एंट्रेंस एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी आप इस संधि का विच्छेद भी जानते होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। और ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे और आपको क्या करना होगा वहाँ पर, तो आपको सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शुष्क पत्रम पद में कौन सा समास होगा। शुष्क पत्रम पद में कौन सा समास होगा, आपको पता होना चाहिए कौन सा आंसर होगा। तत्पुरुष होगा, द्वंद्व होगा, कर्मधारय होगा या अव्ययी भाव समास होगा। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे कि शुष्क पत्रम में पत्रम का शुष्क क्या है, विशेषता बता रहा है, विशेषण है। और विशेषणम बहुलम सूत्र से कर्मधारय समास हो जाता है। और यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास होगा। पत्रम शुष्क, शुष्क पत्रम, शुष्क पत्रम, पत्रम का विशेषण क्या है, शुष्क है। तो इसलिए कौन सा विशेष क्या हो जाएगा, पत्र हो जाएगा। और शुष्क क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। और विशेषणम विशेषण बहुलम से कर्मधारय समास हो जाएगा। आंसर आपका सी सही है। आशा करता हूँ क्वेश्चन बिल्कुल सही समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, हरि शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन में रूप होगा। हरि शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन में रूप होगा। हरि हरिम हरिणा हरे। तो कौन सा रूप बन जाएगा, हरिणा बनेगा तृतीया विभक्ति में, हरिभ्याम नहीं बनेगा तृतीया में। तो आपको आंसर पता हो गया होगा। रूप से क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको पता है। अनुक्त कर्ता में विभक्ति होती है, अनुक्त कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है, आपको बताना है। अनुक्त कर्ता में प्रथमा, द्वितीया, तृतीया या चतुर्थी होती है। आप एक बात जान लीजिए, अगर कहीं भी उक्त कर्ता आए, कर्म आए या कोई भी कारक आए, तो उनमें सब में क्या हो जाएगा, प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। आपको ध्यान बस ये देना है कि वहाँ पर उक्त लिखा होना चाहिए। अगर उक्त कर्ता बोला, कर्म बोला, संप्रदान बोला, अपादान बोला, संबंध बोला या फिर अधिकरण बोला, आपको कुछ सोचना ही नहीं है, प्रथमा विभक्ति होगा। बस आपको ध्यान रखना है, उक्त होना चाहिए। अगर अनुक्त बोलता है तो अनुक्त कर्ता में क्या होती है, अनुक्त कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। आपको 1 मिनट, मैं स्लाइड को हटा देता हूँ। अनुक्त कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। कर्तृकरणों तृतीया। अनुक्त कर्ता में और अनुक्त करण में कौन सी विभक्ति हो जाती है, अनुक्त कर्ता में और अनुक्त करण में कौन सी विभक्ति होती है, तृतीया विभक्ति होती है। तो आपको यहाँ से ध्यान रखना है, इसमें और इसमें कौन सी विभक्ति होती है, तृतीया विभक्ति होती है। और संप्रदान में चतुर्थी होती है, अपादान में पंचमी, संबंध में षष्ठी और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। प्रातिपदिक में प्रथमा विभक्ति होता है। अगला क्वेश्चन पर बढ़ चलते हैं। अशुद्ध को चुनिए, अशुद्ध पहचानना है। अलम हस्तेन, नेत्रेण काणा, सुखेन वहित वहति और गिरौ गच्छेत। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा अशुद्ध लिखा हुआ है, व्याकरण की दृष्टि से, ग्रामर की दृष्टि से क्या गलत हुआ है, आपको बताना है। तो इसमें से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। अलम हस्तेन तृतीया विभक्ति के साथ ही अलम का प्रयोग होता है, इसलिए ये विकल्प सही हो जाएगा। नेत्रेण काढ़ा जो एनांग विकारा सूत्र है, एक कारक विभक्ति में, समय नहीं है, नहीं तो मैं कारक प्रकरण शुरू करने वाला था। आप जाने रहिए, एक सूत्र है एनांग विकारा, एन अंगेन विकारा, जिस अंग के द्वारा अंगी में विकार प्रदर्शित किया जाता है
उसमें तृतीया विभक्ति होती है, अर्थात नेत्रेण काढ़ा सही हो जाएगा एनांग विकारा से। और सुखेन वहति माने सुखपूर्वक रहता है, सुख से वहति मतलब ढोता है, वाहन करना ढोना, तो ये भी सही हो जाएगा। तीसरा विकल्प भी सही है। और गिरौ गच्छेत, गच्छ क्रिया के द्वारा जो कर्म होता है वो क्या है, गिरी है। गिरौ गच्छेत नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, गिरिम गच्छेत होगा, क्योंकि कर्म में द्वितीया होती है और गिरिम गच्छेत गच्छ क्रिया के द्वारा इष्ट है, इसलिए गिरिम होगा। तो आपका कौन सा विकल्प इसमें सही हो जाएगा, गिरिम गच्छेत, क्योंकि अशुद्ध चुनना था तो यही विकल्प आपका सही हो जाएगा। बाकी आपको पता हो गया। और हम अगला क्वेश्चन यही था। तो अब यहीं पर आपकी ये क्लास समाप्त होती है। कल वीडियो उपलब्ध नहीं हो पाई थी क्योंकि चारों तरफ बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, और जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आपको वीडियो मिलेगी, आपका एडमिट कार्ड BHU B.Ed एंट्रेंस का लगभग 25 से 26 अगस्त के बाद में रिलीज करने की उम्मीद रहेगी NTA के द्वारा, और आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना नोट्स पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।